हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो हिस्ट्री का जो रिवीजन सीरीज में चला रही हूँ उसमें आपका स्वागत है। ये आज हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, सुगुम वंश। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मौर्य वंश तक पढ़ लिया था, मौर्य वंश के नोट्स तक। मौर्य वंश का संस्थापक किन्होंने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो किन्होंने करवाया था, तो चाणक्य के द्वारा। इनके गुरु चाणक्य थे, उन्होंने ही करवाया था, इनको राजा बनवाया। उसके बाद इनके बेटा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा अशोक आए। अशोक का जन्म कब हुआ था? अशोक का जन्म हुआ था 304 बीसी में, तथा उनका राज्याभिषेक कब हुआ? 259 बीसी में। उसके बाद राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ही उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, 261 बीसी में किया था ना। तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने मतलब कि बौद्ध के जहाँ जहाँ धर्म थे वहाँ पे यात्रा करने लगे। तो क्या बोला गया है कि और फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ गए अभिलेख लिखाते गए। तो फिर राज्याभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ घूमने गए थे? गया गए थे। फिर 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। ये सब का पता कहाँ से चलता है? तो अभिलेख से पता चलता है। ओके, तो फिर हम लोगों ने क्या देखा? अशोक के इम्पोर्टेंट अभिलेख सब देख लिए थे। अभिलेख में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? अभिलेख में उन्होंने कितना इम्पोर्टेंट अभिलेख? 14 अभिलेख इम्पोर्टेंट था। 14 अभिलेख मेनली था। पहला अभिलेख में क्या था? पहला में था अहिंसा की चर्चा। दूसरा में था पशु चिकित्सा से चर्चा, पशु चिकित्सा। फिर थर्ड अभिलेख में 3 अधिकारी उनके जो थे, राजुक, युक्तुक, परदेशक, उनके बारे में उन्होंने चर्चा किया था अशोक ने अपने अभिलेख में। फिर फोर्थ अभिलेख में भैरी घोष को धम घोष में चेंज किया था। भैरी घोष से धम घोष, यानी कि धाम घोष में चर्चा किया। फिर 5वां अभिलेख धाम महामात्र की चर्चा, यानी कि जो भी धर्म वाले लोग उनके लिए एक अधिकारी को, महामात्र को रखें उन्होंने। फिर 7वां अभिलेख जो था सबसे बड़ा था उनके सारे अभिलेख में, सबसे बड़ा अभिलेख कौन है? 7वां अभिलेख है। फिर 8वां अभिलेख में फिर धर्म यात्रा की चर्चा की, कहाँ से कहाँ कहाँ उन्होंने यात्रा किया। तो यही धर्म यात्रा से पता चलता है कि यही अभिलेख से पता चलता है कि 10वें वर्ष उन्होंने गया था और 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। ओके, फिर 12वां अभिलेख में जो इम्पोर्टेंट था, तो उसमें 12वां अभिलेख में ही स्त्री महामात्र की चर्चा है, यानी स्त्री को भी उन्होंने महामात्र बनाया। फिर 13वां में कलिंग यात्रा की उन्होंने, ये इससे का चर्चा है कि 13वां अभिलेख से ही पता चलता है कि राज्याभिषेक के 8वां वर्ष उन्होंने कलिंग कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और उनका कुछ अभिलेख था जो अशोक ने अपने सारे अभिलेख में अपना नाम प्रियदर्शनी लिखवाया है। बट गुर्जरा और मास्की, जो गुर्जरा है एमपी में है और प्लस मास्की जो है कर्नाटक में है, इसमें उन्होंने अपने आप को सम्राट करके संबोधित किया। और बाकी सारे अभिलेख में सम्राट नहीं, गुर्जरा प्लस मास्की में उन्होंने अपने आप को अशोक कह के संबोधित किया। ओके, अब बाकी में प्रियदर्शनी कह के संबोधित किया। एक और अभिलेख है जिसमें उन्होंने अपने आप को सम्राट बोला है, राजस्थान के भबरू अभिलेख में। ये इम्पोर्टेंट था, हम लोगों ने इतना देख लिया था भबरू अभिलेख में। ठीक है, फिर उनकी एक बीवी थी कारूबाकी, वो सबसे ज़्यादा उनको प्रिय थी, तो कारूबाकी की चर्चा भी एक अभिलेख में है। ये इम्पॉर्टेंट है तो मैंने इसलिए रिवीजन करा कि पिछले क्लास का आपको याद है कि नहीं। तो कारूबाकी का जो उनकी पत्नी थी उसका चर्चा कौन से अभिलेख में है? तो कौशाम्बी अभिलेख में है। कौशाम्बी अभिलेख है ना, कौशाम्बी में लिखा, वहाँ उन अभिलेख में उन्होंने अपने क से कौशाम्बी, क से कारूबाकी, ऐसे याद रखना है। तो इसमें उन्होंने अपनी पत्नी कारूबाकी की चर्चा की है, बाकी तो नहीं था। फिर मेरठ वाला इम्पोर्टेंट था, मेरठ प्लस टोपरा में। मेरठ और टोपरा वाला जो अभिलेख था ना, उसको फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ ले गया था? इलाहाबाद फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली ले गया। मेरठ और टोपरा अभिलेख को उसने तुगलकाबाद यानी दिल्ली ले गया, और अकबर इलाहाबाद ले गया। कौन से अभिलेख को?
कौशाम्बी का अभिलेख जो कारुवाकी वाला था ना, उसको उठा के ले गया था। ओके, तो यहाँ तक ने हम लोगों ने देख लिया था कि अशोक के इम्पोर्टेंट अभिलेख है 14 अभिलेख प्लस, और बाकी गुर्जरा मास्की वाला, फिर राजस्थान का भबरू अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख जो अकबर ले गया, इलाहाबाद, फिर मेरठ टोपरा वाला फिरोज शाह तुगलक ले गया, तुगलकाबाद यानी दिल्ली में 7वां अभिलेख सबसे बड़ा था। तो इस तरह से ही अशोक का सारा अभिलेख कंप्लीट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब उसके बाद मौर्य वंश के लास्ट शासक कौन रहे? तो मौर्य वंश के लास्ट शासक रहे थे बृहद्रथ। बृहद्रथ रहे थे ना, तो इनके टाइम में ना थोड़ा सा शासन व्यवस्था कमज़ोर पड़ गया। तो कमज़ोर पड़ गया तो बाहर से जो पुष्यमित्र था, एमपी का था, पुष्यमित्र शुंग, इसने इनको मार दिया। ये जो बृहद्रथ थे मौर्य वंश के लास्ट शासक, उनको मार के अब खुद वहाँ का राजा बन गया। तो यानी कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन रहे? तो बृहद्रथ रहे। पहले राजा कौन रहे? तो चंद्रगुप्त मौर्य रहे। ओके, तो यहाँ से फिर हम लोग हमारा शुंग वंश स्टार्ट हो गया। अब तो मार दिया तो यहाँ से शुंग वंश स्टार्ट हो गया। तो शुंग वंश स्टार्ट हो गया। देखिए, तो इसका नोट्स पे चलते हैं। शुंग वंश कब से स्टार्ट हुआ? 1805 185 से 73 BC, यानी BC में ही चल रहा है अभी। BC यहाँ इधर ही BC में ही चल रहा है ना, 1875। और उसके बाद हम लोग AD में आ जाएंगे। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आएगा, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का AD में। ओके, तो शुंग वंश कौन थे? तो शुंग वंश ने MP से आया था, मगध पे शासन किया था। ये पहला गैर क्षत्रिय राजा था। देखिए लिखा होगा, मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। मगध कहाँ था? इंडिया के यहाँ था, बिहार में था मगध। यहाँ पे यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राज्य था, उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद था। मगध वाला ही सबसे अफगानिस्तान तक चले गए थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य को मिला था ना अफगानिस्तान दहेज में, जो सेल्यूकस निकेटर के बेटी से शादी किए थे, तो उसमें उनको दहेज मिला था ना। सेल्यूकस निकेटर की बेटी का क्या नाम था? कार्नेलिया उनकी पत्नी थी। ओके, कार्नेलिया से शादी करने पर उनको अफगानिस्तान और 200 हाथियाँ मतलब दहेज में मिला था। ओके, तो चलिए, शुंग वंश यहाँ पे मगध पे राज्य करने वाला गैर क्षत्रिय राजवंश पहला था। यह वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था वही। और इस वंश का प्रथम शासक हुई, तो जो स्थापना करेगा वही प्रथम राजा होगा, तो पुष्यमित्र शुंग है। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्रा, पहले तो देखिए, पहले मगध का राजधानी तो पाटलिपुत्रा ही था। जब चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक थे, पटना ही था पाटलिपुत्रा। तो लास्ट शासक भी बृहद्रथ ने ही पटना रखा, तो ये पहला राजधानी तो पटना ही रहा ना। जबकि लेकिन इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने अपना राजधानी पटना के साथ साथ जहाँ से आए थे MP से, तो वहाँ पे भी बनाया राजधानी। द्वितीय राजधानी विदिशा MP में बनाया। विदिशा का पुराना नाम बेशनगर MP में था। ओके, यानी कि MP में भी 2 राजधानी बनाए। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था, जो यह 36 वर्ष तक शासन किया। देखिए, 36 वर्ष तक इसका शासन काल दिया ना, 185 से 73, यानी 36 वर्ष तक शासन किया ये। लेकिन कट्टर ब्राह्मण था, मतलब कि ये अपना ब्राह्मण जाति को ही मानता था। मतलब ब्राह्मण जाति में कौन सा, वेद वगैरह को, वैदिक धर्म को ही ज़्यादा मानता था। और जो बौद्ध धर्म थे ना, उनका दम कट्टर था, उनको नहीं मानता था। तो उनके जो भी अभिलेख वगैरह लिखवाया गया था ना, उसको तोड़ दिया था। लेकिन 2 अभिलेख को नहीं तोड़ा था, सांची वाला और प्लस भारूत अभिलेख को। दोनों जो MP में है ना, उस दोनों को नहीं तोड़ा था। तो इससे ये तोड़ा ना जो सब अभिलेख, इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग था ना, बहुत कट्टर था, अपना ब्राह्मण जाति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। जैसे अशोक थे ना, जो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कट्टर नहीं ना बने, जो जनता को जो धर्म अपना के रहना है वैसे रह सकता था। लेकिन नहीं, इसने बहुत कट्टरपंथी अपनाया। तथा पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था, 36 वर्ष तक शासन किया। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। अब ब्राह्मण जाति को ज़्यादा मान रहा है, तो पुनः उसने पूरा मतलब कि फिर जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार और जो भी करना था उसने मतलब फिर से उसको स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बौद्ध का बोलबाला ज़्यादा चल गया था। उसके बाद फिर इसने अपने आप को वैदिक धर्म को फिर से मतलब आगे किया। इस वंश का शासन मतलब कि शुंग वंश का शासन 112 वर्ष तक रहा, लेकिन पुष्यमित्र शुंग का 36 वर्ष तक। इसने बहुत बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त किया। वही
मतलब कि उसको नष्ट करवा दिया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे विरोधी शासक कौन रहा, तो पुष्यमित्र शुंग रहा। इसका प्रमाण दिव्य बंधन से प्राप्त होता है। हालांकि इसके अकाल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ। यानी कि बहुत बिहार किसको बोला जाता था कि रहने वाले स्थान को बिहार बोला जाता था ना, तो यानी बहुत सारे मतलब कि घर एक तरह से समझिए, तो घर का भी, बौद्ध धर्म के घरों का भी निर्माण हुआ, लेकिन इसने ध्वस्त करवाया। इससे मतलब पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का मतलब विरोधी था। पुष्यमित्र शुंग ने एमपी के सांची स्तूप की खिड़कियां को तांबे का करवाया तथा जबकि भारूत की खिड़कियां को पत्थर का करवाया। वही बोली ना, मध्य प्रदेश में जो था दोनों सांची अभिलेख और प्लस भारूत अभिलेख को उसने तोड़वाया नहीं, जबकि उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। एक तांबा का बनवाया, एक पत्थर का बनवाया था। सांची के अभिलेख को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सांची अभिलेख को तांबा का बनवाया और पत्थर का भारूत अभिलेख को बनवाया, अब बाकी सबको तोड़वाया। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरूच अभिलेख का आकार दुगना करवाया गया, मतलब उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वो पुष्यमित्र शुंग के काल का ही देन है। अच्छा, अभी जो सांची अभिलेख स्तूप है ना एमपी में, विदिशा में, वो मतलब पुष्यमित्र शुंग के टाइम का ही बना हुआ है। मतलब उसने उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया तो दम बढ़िया करवाया, और नहीं तो तोड़वा ही दिया। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित, हाँ ये तो हो चुका। इस समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। बौद्ध का जो बुक था ना जातक ग्रंथ, उसमें बौद्ध जातक बुक में बौद्ध का 200 जातक ग्रंथ, मतलब जातक देखिए, दो हम लोगों ने 3 बुक देखा था ना पीछे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बौद्ध की 200 कहानियाँ का चर्चा किस में है, जातक नमन जातक बुक में था। और ललित विस्तार में क्या था, बौद्ध का पूरा जीवनी का चर्चा था, यानी उनके पूरा जो भी जीवन में किए ललित विस्तार में था, है ना। और जातक में था उनकी 200 कहानियाँ। ये बहुत से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट था। एक अंगुत्तर निकाय था जिसमें क्या था, जो 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका चर्चा है अंगुत्तर निकाय बुक में। तो इम्पॉर्टेंट 3 बुक था। इसी टाइम मतलब इस पुष्यमित्र शुंग के टाइम में जातक ग्रंथ का रचना हो रहा था। तथा पारनी ने अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ लिखा। पारनी, अब ये देखिए बुक सब इम्पोर्टेंट आ रहा है। पारनी 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 जो थे ना, उन्होंने किस अष्टाध्यायी नामक बुक लिखा। ओके, चलिए। और मनु ने मनुस्मृति लिखा तथा गगर्की ने गगीर संहिता लिखा। ये सब राइटर का, ये सब जो थे ना मुनि सब, अपना अपना मतलब ग्रंथ उस टाइम मेनली मुनि सब यज्ञ करते थे, और जो भी आसपास देखते थे तो लिखते थे। तो देखिए, ये पारनी ने अष्टाध्यायी की रचना की, मनु ने मनुस्मृति की, गंगी ने गंगी सहित की, फिर जीन सेन ने हरिवंश की रचना की। जीन सेन ने देखिए, इसमें 4 बुक इम्पॉर्टेंट है। 4 बुक, पहला तो जातक ग्रंथ का रचना हुआ जिसमें बौद्ध की कहानियां हैं, 200 कहानियां हैं। फिर सेकेंड बुक कौन सा हुआ, जो पारनी ने किया, ना, पारनी अष्टाध्यायी की रचना। ओके, थर्ड बुक है ना, एक मनु ने मनुस्मृति। ये मतलब ये तीनों क्वेश्चन पूछा है। चौथा एक और बुक है, पतंजलि ने महाभास की रचना की थी। महाभास पतंजलि इसी के टाइम में, शुंग वंश के टाइम में। ओके, तो ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं नोट्स पे। और दिया हुआ जीन सेन ने हरिवंश का रचना किया। चलिए, बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश में हुआ था। यानी बौद्ध में जो देखिए, बौद्ध के बहुत सारे विहार हो ना, चैत्य वंश का भी मतलब कि निर्माण हुआ। इस टाइम बौद्ध के स्तूप टूटे भी और बने भी। तो यहाँ पे मतलब पता चल रहा है कि शुंग वंश के टाइम में बौद्ध का जो भी स्तूप टूटा, पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ा। निकल 2 स्तूप सांची और भरूच वाला दोनों ने बनवाया। सांची का तांबा का बनवाया, भरूच का एमपी में पत्थर का बनवाया। और इस टाइम ही बौद्ध चैत्य का भवन भी बना, फिर बौद्ध विहार भी वगैरह बना। फिर पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को ही
बनाया था। इस काल 2 राजधानी बनाया था ना, पटना और फिर एमपी विदिशा, फिर पटना में ही मतलब रहने दिया। इसके काल में कुल मिलाकर 2 युद्ध किए गए थे। 2 युद्ध इम्पोर्टेंट था, विदर्भ का युद्ध और यवन आक्रमणकारी का युद्ध। देखिए अब यहाँ पे मतलब देश बाहर वाला जो था ना, वो यहाँ से यवन किसको बोला जाता था, इधर ईरान इराक से ना लोग आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए मगध पे। इंडिया पे मेनली मगध था ना इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे मतलब विदेशी लोग आक्रमण करना स्टार्ट कर दिए इसके टाइम में। तो यवन का युद्ध हुआ था इम्पोर्टेंट, और फिर एक विदर्भ का युद्ध। विदर्भ कहाँ है ये देखिए, तो विदर्भ बराबर में चल रहे अधिकारी के युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा। उसके पुष्यमित्र शुंग के जो थे ना बेटे थे, उनको उन्होंने भेजा बराबर यानी विदर्भ में लड़ने के लिए, जिसमें अग्निमित्र विजय रहे। और इनकी जानकारी कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र से मिलती है। ओके देखिए, तो देखिए अब ये भी पूछा जाता है कि कालिदास जो थे रचनाकार कौन से वंश के सिमिलर थे, तो शुंग वंश के सिमिलर थे, यहाँ से पता चल रहा है। फिर पतंजलि किसके सिमिलर थे, तो फिर शुंग वंश के ही सिमिलर थे। ओके, तो जो विदिशा वाला युद्ध था किसने जीता, अग्निमित्र ने जीता, तथा इसका पता कालिदास के मालविका अग्निमित्र से मिलता है। कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम की चर्चा। देखिए मालविका जो अग्निमित्र है, तो लास्ट में आगे में ये है, और मालविका जो लड़की थी और अग्निमित्र जो राजा थे, तो दोनों का ना प्रेम का चर्चा मालविका अग्निमित्र कालिदास से मिलता है। कालिदास ना ज़्यादा मतलब जो प्रेम वाला था ना वो ज़्यादा बुक लिखते थे, प्रेम से जो शहीद था ना वो सब ज़्यादा बुक लिखते थे। मालविका अग्निमित्र हो गया, फिर आगे जाके हम लोग को फिर पढ़ना रहेगा ना, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उनका एक बुक था देवी चंद्रगुप्तम और फिर एक ये हो गया मालविका अग्निमित्र। तो ये सब जो देवी चंद्रगुप्तम था ना, वो चंद्रगुप्त ने अपनी भाभी से मतलब शादी किया था, इसका पता है। तो उसमें भी प्रेम कहानियां हैं, प्रेम संग की कहानियां। और ये मालविका अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र का विवाह, तो इसीलिए देखिए कालिदास को ना इंडिया का शेक्सपियर कहा गया। इंडिया का शेक्सपियर किसे कहा गया, कालिदास को। कालिदास इंडिया के शेक्सपियर कहलाए। शेक्सपियर क्या है, वो ज़्यादा लव स्टोरी वाला बुक लिखते हैं, तो इंडिया का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया। ओके, क्योंकि ज़्यादा विवाह संग्रह वाला ही मतलब बुक लिखते थे। कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की रक्षा की, ये प्रेम प्रसंग की चर्चा की। इसके समय 2 यमन विदेशी आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल करवाया। यानी अग्निमित्र उनके जो बेटे थे ना, देखिए योग्य हैं। दोनों जो यवन से 2 आक्रमण हुआ, दोनों को उन्होंने जीता। अब विदर्भ से भी हुआ, उसको भी जीता, मतलब कि अग्निमित्र ही अग्नि शासक बनेंगे। पहले आक्रमण का नेतृत्व डेमेटेरियस ने किया। जो डेमेटेरियस था यवन का राजा, वो पहला किया आक्रमण। दूसरा आक्रमण नेतृत्व मिनांडर मिलन ने किया। फिर मिनांडर को बौद्ध भिक्षुक यानी नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, तथा जिसे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ओके देखिए पहला जो यवन आक्रमणकारी वो आया डेमेटेरियस आया। उसके बाद सेकंड में आया मिनांडर जो आया ना, उसको जो नागसेन थे ना बौद्ध भिक्षुक मतलब बौद्ध के प्रचारक, तो उन्होंने उसको मतलब पकड़ के और बौद्ध धर्म का शिक्षा दे दिया। वो उसको बौद्ध धर्म अच्छा लगा, तो यानी मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये सब का पता कहाँ से चलता है ना, तो ये जो बुक है ना मिलिंद पन्नो, उससे ही उसका पता चलता है। उस टाइम देखिए राइटर सब तो बहुत हो रहे हैं ना, तो मिलिंद पन्नो एक बुक है, उससे ही पता चल रहा है कि बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने ही मिनांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दी थी। यहाँ पे लिखा मिलिंद मिनांडर को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिसे बौद्ध धर्म अपना लिया। इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए, तथा इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, तथा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदेश करवाया। ओके,
यहाँ पे जो आक्रमणकारी आया यमन का डिमेट्रियस मीनांडर, तो दोनों को उनका बेटा अग्निमित्र ने जीत लिया था। यमन का जो दोनों आया उसको अग्निमित्र ने जीत लिया। तो उसके बाद जो अग्निमित्र जीता, तो इसके बाद जब वो मतलब कि जीता तो उत्सव मनाएंगे ना, तो इसीलिए उन्होंने पहले ना यज्ञ वगैरह ज़्यादा होते थे, कुछ भी मतलब शुभ काम होता था ना तो यज्ञ वगैरह ये सब ज़्यादा होते थे। तो अश्वमेघ यज्ञ था ना, अश्वमेघ यज्ञ, यज्ञ में होता था ना कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और जहाँ तक उनका घोड़ा जा सके जाता था, और मतलब उनको जब अगर उनके घोड़ा को जो भी पकड़ता था तो उसको उस राजा के घोड़े से युद्ध करना पड़ता था। तो ये इसी दो दो यज्ञ करवाए, अश्वमेघ यज्ञ दो दो बार कौन करवाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने कराया। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता। और इसका पता कौन से पुरोहित थे, तो पुरोहित पतंजलि थे। पतंजलि ने क्या क्या रचना किया, पतंजलि ने ही कौन से चीज़ की रचना किया, महाभाष्य वेद की रचना की है। ओके, तो यहाँ से यही पता चलता है। और दो दो जो यवन आक्रमणकारी, ये कौन सा बुक से पता चल रहा है, तो मिलिंद पन्नो बुक से पता चल रहा है। ठीक है, और यहीं पे उसने राजधानी विदिशा स्थानांतरित कर ली। पटना दो दो राजधानी पहले रखा हुआ था, तो पटना जब जीत गया ना तो विदिशा एमपी राजधानी बना लिया। कलिंग नरेश खारवल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया तथा इस वंश में कुल 10 शासक रहे तथा पहला शासक पुष्यमित्र सिंह और 9वां शासक भागभद्र एवं 10वां शासक देवभूति रहा। अब इस शुंग वंश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुष्यमित्र शुंग ही था, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मतलब कि उसने बहुत सारे काम किए। देखिए, बौद्ध धर्म का बनाया बिहार भी, फिर बौद्ध धर्म के स्तूप सब तोड़े, तो ये सब उसका इम्पोर्टेंट था। तो इसमें बताया जा रहा है, इसमें पहले बताया था ना कि इस वंश का शासक कितने दिन तक रहा, 112 वर्ष तक चला। पुष्यमित्र शुंग का 112 वर्ष तक शासन रहा शुंग वंश का, और ये पुष्यमित्र शुंग 36 वर्ष तक किया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कि इसका बेटा अग्निमित्र का भी पता चल रहा है, तो इसका बेटा ही बना होगा अग्निमित्र। उसके बाद मतलब इस तरह से इस वंश में ना टोटल 10 शासक रहे, 10 शासक रहे। उसमें मतलब 9वां शासक जो भागभद्र थे और 10वां शासक देवभूति ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश का पहला शासक और लास्ट शासक, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप प्लीज़ याद रखिएगा कि पहला शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग थे, और लास्ट शासक देवभूति थे। अभी बीपीएससी क्वेश्चन में एक पूछा गया था लास्ट शासक के बारे में। ओके, अब इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में, अब ये तो हम लोगों ने लास्ट देख लिया कि 10 शासक हो, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, हेलियोडोटस आता है ना जो किसके शासन काल में आता है, तो भागभद्र एक इस वंश का शासक रहता है। उसके टाइम में ही यवन से, देखिए इस टाइम यवन से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। दो पहले आया डेमेटेरियस मीनांडर, अब ये जो हेलियोडोटस आएगा ना, इसने भागवत धर्म का शिक्षा ले लिया, यानी इसने भागवत धर्म को अपनाया। मीनांडर ने कौन से धर्म को अपनाया था, बौद्ध धर्म को। ये 3 इंपॉर्टेंट है। 3 क्या, डेमेटेरियस आया तो चला ही गया, फिर दूसरा आया मीनांडर ने बौद्ध धर्म को ले लिया, और जो हेलियोडोटस आया उसने भागवत धर्म को ले लिया। ये सब का पता मिलिंद पन्नो नामक बुक से चलता है। ओके इसने भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या बेनसार मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख का निर्माण किया। उसने उस पर भगवान विष्णु के देवदश शब्द का प्रयोग किया, भगवान विष्णु को देवदश से संबोधित किया। देखिए, भागवत धर्म तो मेनली विष्णु भगवान के बारे में ही ना रहता है पढ़ना, तो भगवान विष्णु के मतलब महिमा के बारे में पढ़ना रहता। तो भगवान विष्णु का महिमा पढ़ना तो उसने एक अभिलेख लिखवा दिया, गरुड़ ध्वज अभिलेख। ये सब जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मार्क कर रही हूँ इम्पोर्टेंट है। गरुड़ ध्वज अभिलेख किसने लिखवाया, तो गरुड़ ध्वज अभिलेख हेलियोडोटस ने लिखवाया। कौन, भगवान विष्णु के बारे में उन्होंने देवदस कहा। फिर मीनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म। हेलियोडोटस ने भागवत धर्म। शुंग राजवंश का शिलालेख जालंधर पंजाब से मिलता है, एमपी पंजाब से मिलता है। इस काल में संस्कृत भाषा सर्वाधिक विकसित हुआ, क्यों, क्योंकि वैदिक धर्म जो भी था। देखिए यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग है जो ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा। तो ब्राह्मण जो भी धर्म है, वैदिक धर्म, उसमें संस्कृत भाषा में ज़्यादा श्लोक वगैरह लिखे हुए हैं ना।
इसीलिए संस्कृत भाषा का ज़्यादा बोलबाला हुआ। और इसमें देखिए जो भी आ रहा है यवन आक्रमित तो भागवत धर्म को अपनाया। फिर ये सब जो जितना भी है वो सब तो संस्कृत भाषा में जितना भी श्लोक वगैरह लिखे हैं। तो इसीलिए शुंग वंश के काल में अर्थव्यवस्था जातक ग्रंथ एवं मिलिंद-पन्हो नामक पुस्तक से मिलता। हाँ, जो भी जानकारी है वही जातक ग्रंथ से बौद्ध का कहानियाँ मिलता है। फिर मिलिंद-पन्हो से ये जो किसने क्या चीज़ अपनाया, मिलिंद-पन्हो से मैंने बोला ना कि यवन से आक्रमण हुआ, उसके दो एक मिनांडर और एक हेलियोडोटस। मिनांडर ने ले लिया बौद्ध धर्म का शिक्षा और हेलियोडोटस ने भागवत धर्म का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले बीपीएससी में, प्रीवियस ईयर वाले में। शुंग वंश के काल में ये तो देख ही लिए। इस वंश के 10 शासक रहे। हाँ, 10 शासक रहे। अब लास्ट शासक देवभूति रहे, जिनकी हत्या करके उनके मंत्री वसुदेव ने कर दी तथा इसके स्थान पर कर्णव वंश का स्थापना कर दिया। यही तो हो रहा है। एक वंश से दूसरा वंश कब बन रहा है? जब उसका जो भी सेनापति वगैरह रह रहा है या बाहर से आक्रमण करके उनके लास्ट शासक को मारे, अपना वंश स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मौर्य वंश में भी हुआ ना, बृहद्र। मौर्य वंश को कौन, इसके जो पहले थे किसने, बृहद्रथ थे। बृहद्रथ को कौन मारा? शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने मारा। अब इसके लास्ट शासक कौन है? इसके लास्ट शासक देवभूति है। ये इम्पोर्टेंट होता है, पहला और लास्ट शासक। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कोई भी एग्जाम में। देवभूति को किसने मारा? तो कर्णव वंश के वसुदेव ने मारा। ये वसुदेव ने मारा कर्णव वंश के फर्स्ट शासक। ओके, तो 112 वर्ष के बाद मतलब इस शासक का शासन रहा। उसके बाद कर्णव वंश आ गया, उसके ही सेनापति था वो, और फिर अपना वंश स्टार्ट कर दिया। तथा वसुदेव इसके संस्थापक थे। इसने अपनी राजधानी विदिशा को ही रहने दिया। इस वंश में कुल 4 शासक रहे। मेनली इसमें 4 शासक रहे। पुष्यमित्र शुंग वंश में 10 शासक था। पहला वसुदेव थे, फिर भूमिपुत्र, तरायन, सुशर्म। इस वंश का दूसरा नाम कर्णव्यंग भी था। इस वंश का शासक 43 वर्ष तक रहा। और कर्णव वंश का राजा कर्णव वंश का राजा पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, अब यहीं पे कंफ्यूजन होता है। पुष्यमित्र शुंग एक राजा है जो शुंग वंश का है। पुष्यमित्र शुंग एक राजा है जो शुंग वंश का है। पुष्यमित्र शुंग और ये सॉरी, शुंग जो है, शुंग मिल रहा है ना, शुंग, लेकिन शुंग मित्र एक दूसरा है जो कर्णव वंश को भी शुंग मित्र से पुकारा जाता है। कर्णव वंश का पहला आक्रमण शाक का हुआ। ये ब्राह्मण जाति के थे। ऑफकोर्स ब्राह्मण जाति का उस टाइम, मतलब जब शुंग वंश से स्टार्ट हुआ तो ब्राह्मण जाति का ही ज़्यादा बोलबाला रह रहा था, तो ब्राह्मण जाति से ही रहा, ब्राह्मण का ही। अब वो देखिए, इससे याद रखने का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ब्राह्मण जाति के थे। तो वो अपना जितना भी मंत्री वगैरह रखेगा, उसका जितना भी आगे वाला भी राजा, तो अपना ब्राह्मण जाति का ही रखेगा ना। तो जो लास्ट शासक देवभूति थे, उन्होंने भी रखा ब्राह्मण जाति के, जो वसुदेव थे। तो वसुदेव ने इन्हें मार के अपना वंश करना वंश स्टार्ट किया। तो अब वैसे ये भी ब्राह्मण ही रहेंगे, तो ब्राह्मण जाति का ही बोलबाला रहेगा। इस वंश के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था, जो 14 वर्ष तक शासन किया। दूसरा शासक जो भूमिपुत्र। इस वंश का आयोग और दुर्लभ अंतिम शासक सुशर्म रहा, जिसकी हत्या करके मंत्री सुमक यानी आंध्र प्रदेश का राजा 30वीं ईसा पूर्व कर दी और इसके स्थान पर सातवाहन वंश स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, पहले जब मगध में मौर्य वंश था तो मौर्य लोग ही यहाँ पे आते थे, आक्रमण किए थे दक्षिण भारत में। लेकिन दक्षिण यहाँ पे अब देखिए धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। दक्षिण भारत का जो भी छोटे छोटे राजा थे ना, अब वो मगध पे आक्रमण करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। तो ये सब उल्टा हो रहा है। अब इधर से जो दक्षिण भारत है, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में है ना, तो यहाँ के जो अब शासक है सिमुक, अब वो आके आक्रमण कर रहा है। तो उसने आके आक्रमण किया और आक्रमण करके अपना वंश सातवाहन वंश स्टार्ट किया। सातवाहन वंश का चर्चा हम लोग पीछे भी देखा था, सिक्का वाले में, जिन्होंने सीसा का सिक्का चलाया था। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। इसमें देखिए शाक वंश में ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें बस यही कि ब्राह्मण जाति के थे। इसके प्रथम शासक वसुदेव हैं,
था। इनके टाइम में 4 राजा रहे। फिर इनको शुंग वंश के नाम से भी, शुंग मित्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके दूसरे शासक भूमिपुत्र ही सबसे ज़्यादा शासन किए हैं। लास्ट शासक इसका सुशर्म था, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सुशर्म ही इसका, देखिए शर्म से मर जाएगा, सुशर्म सबसे लास्ट शासक है। इसके बाद सातवाहन वंश अपना स्टार्ट हो गया। जो विदेशी आक्रमण, अब देखिए विदेश मगध पे ना मेनली, एक तो मगध पे देखिए यवन भी स्टार्ट हो गया आक्रमण करना, इधर दक्षिण भारत से भी। मतलब कि यहाँ से पता चला कि अब मगध धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा मगध अस्तित्व में कब रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ मगध का। अब सातवाहन वंश पे आ जाते हैं। सातवाहन वंश प्रतिष्ठान, मतलब कि ये 30 BC से 250 AD तक, आप देखिए 0 BC से AD में आ गए ना। तो यानी कि इस वंश में ही BC से AD में हुआ है। इस वंश के संस्थापक सीमुक थे, जिन्होंने ही मार के कर्ण वंश के लास्ट शासक सुशर्म को अपना स्थापना किया। कहाँ से आए थे? आंध्र प्रदेश से, जिसकी राजधानी तंजौर थी। प्रारंभ में इस वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शाक राजाओं ने इसे महाराष्ट्र छोड़ने पर जो शाक विवश कर दिया। देखिए अब हम लोग आगे जाके ना जो शाक ये सब रहेगा ना, ये ISP, इंडो ग्रीक, शाक, पल्लव, ये सब वंश का ना आक्रमण, ये सब जो विदेशी वाला है ना, ये सब आक्रमण करता है। मतलब दूसरे जगह से आके इंडिया में बसे हैं। तो ये सब इंडिया वाले जो रह रहे हैं ना, उनको अब वहाँ से हटने पे मजबूर कर रहा, मतलब आक्रमण कर रहा। ये ISP के है ना, देखिए ये इंडो ग्रीक है लोग, ये ग्रीक से आए लोग हैं। फिर ये शाक है, ये भी बाहर से आए लोग हैं। ये पल्लव रहेगा, जो भी बाहर से आए लोग हैं। और फिर ये कुषाण वाला हम लोग पढ़े हैं, जो कनिष्क किसका आता है, चौथा पद संगीति करवाता है। तो सातवाहन वंश में मेनली ये पहले आंध्र प्रदेश से आया था। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से आया था। तो यहाँ महाराष्ट्र छोड़ने पे उसको किसने, शाक शासक जो था ना, उसने मतलब विवश कर दिया। सातवाहन को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा। ओके, ये पहले महाराष्ट्र में था, यहाँ से इसको यहाँ आंध्र प्रदेश में आना पड़ा। मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पे शाक शासक हो जाएगा। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान यानी महाराष्ट्र थी, जो गोदावरी नदी के तट पे है। सातवाहन की राजकीय भाषा प्रकृत एवं लिपि भाषा ब्रह्मी थी। उस टाइम सबसे ज़्यादा ब्रह्मी और प्रकृत भाषा जो जैन के टाइम में भी था। देखिए जैन बौद्ध भी सिमिलर ही में है, इनका बौद्ध संगीति वगैरह भी हुआ है ना पीछे। फिर ब्रह्मी लिपि में बौद्ध धर्म ने दिया था अपना पूरा उपदेश वगैरह। फिर संस्कृत भाषा जो चलेगा वो भी है। मेनली ये सब भाषा ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट है? प्रकृत और ब्रह्मी लिपि भाषा ज़्यादा चला। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दी तक बने रहे, मतलब 3 शताब्दी तक बने रहे। ये प्राचीन भारत के किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल था। ओके, तो यहाँ से ये इस लाइन से पता चल रहा है ना, सातवाहन वंश ना, मतलब कि इसका आक्रमण भी ज़्यादा होने लगा, फिर भी ये सबसे ज़्यादा शासनकाल इसका रहा है। 280 वर्ष लगभग रहा है। देखिए BC से AD तक आ गया है। यहाँ पे हम लोग देखें ना, BC से AD तक आ गया। ओके, तो सबसे ज़्यादा लंबा शासन सातवाहन ने किया था। अब यहाँ पे देखिए ये इसका संस्थापक अलग रहेगा, जो इसको मतलब आगे लेके गया है वो अलग रहेगा। सातवाहन का संस्थापक सीमुक था, लेकिन इसको आगे जो बढ़ाया ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने आगे बढ़ाया। यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सातवाहन लोग थे ना, तो ये जो शाक शासक लोग आए तो उनको यहाँ से हटा के आंध्र प्रदेश में शिफ्ट होना पड़ा। शाक के शासक को, सातवाहन शासक को, शाक के डर से। से है ना, इसीलिए थोड़ा सा बोलने में कन्फ्यूजन हो जाए। से सातवाहन जो थे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए। अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए, लेकिन अब मतलब कि अब ये पता चला कि ये दोनों में झड़प होगा, लड़ाई होगा। तो इसके जो इम्पोर्टेंट थे ना, इसके तो सीमुक थे संस्थापक सातवाहन वंश के, जो यहाँ पे मतलब आक्रमण किया था, लास्ट वंश कर्ण वंश को हराया था, वसुदेव को। लेकिन इस पे भी तो अब हो रहा है आक्रमण। तो इसका जो अभी
ये सातवाहन का एक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ये अब शाक्य को हराएंगे। इसके एक शाक्य के शासक था नाहपान, इसको हराएगा सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। और एक दूसरे में लड़ाई हो रही है, यहाँ से पता चल रहा था कभी ये इसको हरा रहा, कभी ये इसको हरा, ये चीज़ हो रहा। तो यही आगे लिखा रहेगा। कहाँ पे थे हम लोग? एक वंश शाब्दिक कार्यकाल, ठीक है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन का पहला शासक था। इसने इसकी जानकारी जो सातकर्णी था, सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसकी जानकारी नागघट अभिलेख पुणे से मिलता है। पुणे का है, महाराष्ट्र में ही है। तो जो उसकी पत्नी नैनिका द्वारा करवाई गई है, मतलब जो पूना कहाँ है, नागपुर पूना कहाँ, महाराष्ट्र के पास है ना। तो वहीं पे जो पहले तो यहीं पे लोग थे, तो यहाँ पे उनकी जो पत्नी है ना सातकर्णी की, गौतमीपुत्र सातकर्णी की पत्नी नैनिका, उन्होंने अपने पति के मतलब के लिए अभिलेख लिखवाया कि मेरे पति ने ये किया वो किया। तो वही सातकर्णी की प्रथम ने दक्षिण पथपति और अधिपतिहर चक्र की उपाधि भी धारण किया। देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी जीपीएस से याद रखिए, जीपीएस गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शाक्य शासक नाहपान को हराया था। तथा इसका जो चर्चा कहाँ पे मिल रहा है, उसकी पत्नी नैनिका ने नानघट अभिलेख पुणे में लिखवाया, वहाँ से मिल रहा है। इसके दो नाम पड़े इसको, दक्षिण पथपति और अपतिहित चक्र का उपाधि भी से मिला है। उपाधि वगैरह याद रखना होता है। सातकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। अब सांची का स्तूप कौन है? सांची का स्तूप जिसको शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग ने भी उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था तांबा से। तो यहीं पे सांची अभिलेख में भी इसका मतलब कि प्रवेश द्वार पे इसका नाम अंकित है, मतलब कि यहाँ पे उसने भी कुछ लिखवाया होगा। सातकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ भी करवाया। देखिए इसने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया, और शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 बार करवाया था। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। इसके बाद इसका सबसे जो सातवाहन वंश का जो सबसे मतलब कि योग्य शासक हाल रहा, हाल नाम है। ओके, तो सातवाहन वंश के थे कौन? हाल राजा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाल राजा कौन से वंश से रिलेटेड थे? तो सातवाहन वंश से। एकदम सेम क्वेश्चन इस तरह का पूछा हुआ है। तो ये देखिए सातवाहन में मेनली 3 राजा का नाम अभी भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। सिमुख जो प्रथम संस्थापक थे, फिर जीपीएस जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये जो शाक्य शासक नाहपान को हराएगा, और फिर एक हाल राजा थे जो सबसे योग्य थे। हाल ने ही प्राकृत भाषा में गत सप्तपिक की रचना की थी तथा इस वंश के सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इसके समय नासिक के शासक नाहपान पर ने आक्रमण किया, किंतु इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित कर दिए। देखिए शासक इस टाइम भी आक्रमण कर रहे हैं, यहाँ से भी हटाना चाह रहे, लेकिन इन्होंने जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है उन्होंने उसको हरा दिया। तथा इस बात का जानकारी अब फिर कहीं से मिलेगा, तो इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोलथंबी से मिला है, तथा जिस जोलथंबी के सिक्के से मिला है, जिसके एक और गौतमीपुत्र सातकर्णी और दूसरी ओर नाहपान का नाम और चित्र बना हुआ है। ओहो हो, मतलब सिक्का में ही ना एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का फोटो और एक तरफ नाहपान का फोटो, ये इस पे आक्रमण करते हुए दिखाया हुआ होगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ के अजयकालीन तथा काले के भिक्षु संघ का करजन नामक ग्राम दान किया। मतलब इससे पता चल रहा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुकों के लिए गांव दिया था, दान, भूमि दान दिया था। ओके, ब्राह्मणों को भी भूमि दान इन्होंने दिया, बौद्ध धर्म के लिए भी भूमि दान। मतलब भूमि दान किसने दिया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश में भूमि दान देने लगा, और इसी के टाइम में देखिए सातवाहन वंश के टाइम में सीसा का सिक्का चलेगा, फिर वेतन के बदले भूमि दान देना स्टार्ट हो गया है। किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा, भूमि ही दिया जाएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः लौटाई। ऑफकोर्स वो जीता। तो इस वंश का अगला शासक वशिष्ठ पुत्र पुल्लिमाली था।
तथा इस समय पुनः उज्जैन के शाक आक्रमण हुआ। इस शाक ने का नेतृत्व रुद्रदामन कर रहा था। अब दूसरा शासक जो शाक के शासक, अब आगे युग बढ़ रहा है तो पहला तो झड़प हुआ किसके बीच में, जीपीएस गौतमीपुत्र सातकर्णी वर्सेस नाहपान, जिसमें जीपीएस जीता। अब आ रहा है वशिष्ठपुत्र कुलिमाली वर्सेस रुद्रदामन, तब रुद्रदामन जीत जाएगा। ओके, एक बार ये जीता एक बार ये जीता, दोनों में झड़प। इस वंश में पुनः उज्जैन शासक रुद्रदामन कर रहा था। रुद्रदामन वशिष्ठपुत्र पुलिमाली को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध बन गए। बाद में लड़ाई और उसके बाद वैवाहिक संबंध बना। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त किया कर प्रथम आंध्र प्रदेश सम्राट की उपाधि धारण की। किसने, रुद्रदामन ने। शाक्य से बदला लेने के लिए रुद्रदामन गया, रुद्रदामन जीता, फिर भी बाद में उन लोगों से ही विवाह कर लिया। पहले यही होता था कि उन लोगों की लड़की लोग, जो भी राजा जीता था उन लोगों की लड़की से शादी कर लेता था। तो पुलुमाली ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया, यानी घेराव करवाया। कहाँ का, आम्र स्थित बौद्ध स्तूप का। तथा इस वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी थे, इन्होंने सिक्के पर जहाज का चित्र अंकित करवाया था। सातवाहन में उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में सूत का काम किया। मतलब कि सातवाहन जो थे ना, सूत मतलब हो रहा ना कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों का मिलान, एक दोनों के बारे में जानकारी, यानी एक तरह का जानकारी प्राप्त होने के लिए सातवाहन वंश को बोला गया सूत का काम कर रहा है। दोनों मतलब उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों के बारे में पता चल रहा है ये चीज़ का। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमिदान सातवाहन वंश ने ही दिया था, अतः बौद्ध धर्म को भी दिया, यानी भूमिदान का प्रथा ये स्टार्ट कर रहा है। यही वेतन के बदले भूमि भी स्टार्ट करेगा, सामंती व्यवस्था। किंतु सर्वाधिक भूमिदान गुप्त शासकों ने दिया। मतलब देखिए, भूमिदान के ये स्टार्ट कर रहा, तो सबसे ज़्यादा तो नहीं देगा, धीरे धीरे ना आगे बढ़ेगा। इसीलिए गुप्ता वंश आगे जाके फिर तो वो ज़्यादा भूमि देने स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट किसने किया, सातवाहन वंश ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भूमिदान की व्यवस्था किन्होंने स्टार्ट किया, तो सातवाहन वंश ने। सबसे ज़्यादा भूमिदान किसने दिया, तो गुप्त वंश ने। वेतन के बदले में भूमि सामंती व्यवस्था सातवाहन ने ही प्रारंभ किया, तथा सर्वाधिक प्रयोग गुप्ताओं राजों ने किया। इसके बाद गुप्ता शासक ही आएगा, तो सातवाहन के बाद गुप्ता शासक ही करेंगे। फिर बीच में हमको विदेशी आक्रमण, इंडो ग्रीक वाला शाक, जो विदेशी तो देख ही रहे हैं, फिर पल्लव कुषाण, ये सब देखना रहेगा। इस वंश के समय गांव के प्रधान को गौलिमिक कहा जाता था। अभी जैसे गांव के प्रधान को क्या बोलता है, प्रधान बोला जाता है, यूपी में प्रधान बोला जाता है, बिहार में मुखिया बोला जाता है। इसी तरह से सारी जगह मुखिया प्रधान यही सब नाम है। तो उस टाइम गौलिमिक कहा जाता था। इस वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास फसल उगाया जाता है। कपास जो कॉटन का कपड़ा बनता है, तो ये दक्कन मतलब कहाँ, बीचों बीच। दक्कन प्लेट कहाँ है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश यहीं पे है ना, छत्तीसगढ़ ये सब में दक्कन प्लेट, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का उपज स्टार्ट हो गया। तथा इस सातवाहन वंश, सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था, यानी मातृसत्तात्मक था सातवाहन वंश। और कौन एक थे मातृसत्तात्मक, सिंधु सभ्यता वाले लोग। सिंधु सभ्यता वाले लोग भी मातृ देवी की पूजा करते थे ना। उसके बाद जो वैदिक वाले आए तो उसमें पितृ का मतलब पिता का ज़्यादा से वर्चस्व होने लगा। इस यहाँ नाम से पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। इस समय इन्होंने सीसा का सिक्का चलाया, ये ठीक है। सीसा का सिक्का किन्होंने चलाया, सातवाहन ने। सिक्का में हम लोग देखे थे, चांदी के सिक्का को कर्षपान तथा सोने के सिक्का को सुवर्ण कहा जाने लगा, कहते थे। चांदी के सिक्का को कर्षपान और सोने के सिक्का को सुवर्ण। सातवाहन साम्राज्य भूमि गोदावरी नदी में थी, तथा जिसके कारण यह अत्यधिक उपजाऊ होता था, वही कपास वगैरह। अब देखिए, ये जो बीच में है दक्कन प्लेट, यहाँ नर्मदा ताप्ती इधर निकलता है ना, एमपी महाराष्ट्र से होके हुए, और फिर इधर गोदावरी नदी, फिर इधर कृष्णा नदी। ये मेनली क्या नदी की जगह, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहेगा जो भूमि, इसीलिए बोला जा रहा है कि उपजाऊ भूमि था। सातवाहन यहीं पे थे ना। फिर ऐसा कहा जाता है कि सातवाहन काल का भूमि उस समय के सबसे उपजाऊ भूमि थे। ओके, तो देखिए अब सातवाहन में हम लोग को इम्पोर्टेंट राजा के नाम देख लेते कि कौन कौन से राजा देखे। सबसे पहले कौन आए,
सिमू खां जिन्होंने संस्थापना किया। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी जीपीएस आए जिन्होंने शाक्य शासक नहपान को हराया। इसके बाद आए वशिष्ठपुत्र कुल्लूमाली जिनको अब यहाँ पे रुद्रदामन, ये शाक्य शासक वाले इनको हरा दिया रुद्रदामन ने। ये मेन राजा देखें। ये एक और राजा थे हाल, जो सबसे, ये जो सातवाहन वंश के सबसे योग्य शासक थे। तो हाल कौन से वंश के हैं? तो सातवाहन वंश के। ये 4 मतलब राजाएं के नाम, 1 2 3 6 राजाओं के नाम इंपॉर्टेंट है। और फिर सातवाहन ने क्या चीज़ चलाया? सिक्का चलाया। फिर सामंती व्यवस्था चलाया, यानी वेतन के बदले भूमि देना स्टार्ट किया। फिर भूमि दान किया। भूमि दान की प्रथा किसने स्टार्ट किया? सातवाहन ने किया। यानी कि गुप्ता वंश ने सबसे ज़्यादा भूमि दान दिया। तो वेतन के बदले भी भूमि यानी सामंती व्यवस्था स्टार्ट किया। और ब्राह्मणों को भी भूमि इसी ने पहले दान दिया। फिर बौद्ध भिक्षुकों को भी भूमि दान दिया। ये मातृसत्तात्मक था, यानी माता का नाम पहले लिया जाता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका राजधानी कहाँ था? कैपिटल महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश गया, क्योंकि शासकों ने उसको महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश शिफ्ट कर दिया था। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले वाले वंश कौन थे? शुंग वंश थे। ओके, नहीं, कर्णव वंश थे। कर्णव के पहले शुंग वंश। देखिए हम लोगों ने क्या चीज़ देख लिया, जी हम लोगों ने ट्रिक देखा था, हसीन मशूक सा, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए हर्यक वंश देख लिए थे, फिर शिशुनाग वंश देख लिए थे, नंद वंश महापद्मानंद वाला। इसके बाद ही मौर्य वंश आए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट किया। फिर शुंग वंश देख लिए, पुष्यमित्र शुंग जो बौद्ध भिक्षु का विरोधी था, लेकिन साची और भरूथ लोग को उसने जीर्णोद्धार करवाया। फिर कर्णव वंश थोड़ा सा देख लिए। कर्णव वंश में ज़्यादा कुछ था नहीं। कर्णव वंश में वसुदेव थे लास्ट शासक, नहीं वसुदेव थे प्रथम शासक। ओके, उसके बाद सातवाहन वंश देख लिए जिन्होंने सीसा का सिक्का चलाया, मातृसत्तात्मक था इनका। और फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी जिन्होंने जीता। वशिष्ठपुत्र कुल्लूमाली ने रुद्रदामन से हार गए थे। हाल भी इन्हीं के राजा थे, योग्य राजा थे। ठीक है, और वेतन व्यवस्था सामंती व्यवस्था भी सातवाहन ने स्टार्ट किया था। देखिए ये हमारा ये जो हसीन माशूक शाह वाला है, ये जो ट्रिक वाला जो राजवंश था मगध का, मौर्य काल का, ये तो कंप्लीट हो चुका है। मगध वंश का जो मौर्य काल का था, मगध साम्राज्य का जो मेन इंपॉर्टेंट था, ये तो कंप्लीट हो चुका है। हसीन माशूक शाह का, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्णव वंश और सातवाहन वंश देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को फिर यहाँ के और आगे राजाओं के बारे में पढ़ना रहेगा। इसके बाद हम लोग बीच में जो अब शाक्य शासक ये सब देख रहे हैं, यानी विदेशी आक्रमण जो हुआ, तो इसके बाद हम लोग ISP, इंडो ग्रीक, शाक्य, पल्लव और कुषाण, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो कंप्लीट हो चुका है हमारा हसीन माशूक शाह का महाजनपद वाला मगध साम्राज्य का, इस पर अब 1 लीनियर क्वेश्चन भी दिया गया था। इसको पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद इंडो ग्रीक वाला पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद गुप्ता वंश पे आएंगे, उसके बाद फिर मुस्लिम आक्रमण होगा, फिर दक्षिण भारत के कुछ राजाओं को देखेंगे। ओके, तो सो फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो रहा है, तो 1 लीनियर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ क्वेश्चन के साथ। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।